2018 में भी मीडिया पर बहुत सी पाबंदियां आयद थीं और जो लोग ये कहते थे जी कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट कह देती थी ये तो गद्दार हैं, ये तो एंटी पाकिस्तान है। 2018 वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ थोड़े से नए अंदाज में और कुछ मुख्तलिफ करैक्टर्स के साथ दोबारा रिपीट हो रहा है। तो उस वक्त जब हम ये कहते थे ये गलत हो रहा है, तो ये उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हामी थे वो कहते थे जी इन्होंने तो पैसे पकड़े हुए हैं, ये तो लिफाफा साफी हैं। ने अपने 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कत्ल करवा दिए और 4 प्राइम मिनिस्टर आपने डिस्क्वालीफाई किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान की सियासी तारीख पर। आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक पुराना पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कुछ नए अंदाज में, कुछ नए चेहरों के साथ करने की कोशिश की जा रही है और ये नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में सबको पता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन मैं बात अपनी शुरू करूंगा 2018 से। आपको याद होगा कि जब 2018 का इलेक्शन होने वाला था तो इलेक्शन से पहले सबको पता था कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। इलेक्शन से पहले सबको पता था कि ये जो इलेक्शन होने वाला है इसके बाद प्राइम मिनिस्टर किसको बनना है। और उसकी वजह ये थी कि बहुत से जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ छोड़ के एक ही पार्टी में आ रहे थे। अब ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये हर इलेक्शन में अपनी पार्टी ज़रूर तब्दील करते हैं। जो अगर 100 इलेक्टेबल है ना पाकिस्तान में, तो इनमें से 90 ऐसे हैं जो हर इलेक्शन में अपनी पार्टी ज़रूर तब्दील करते हैं। तो वो अपनी पार्टी छोड़ के एक पार्टी में आ रहे थे और सबको पता था कि इनको कौन ला रहा है और इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अगर आप याद करें तो उस वक्त हम अपने नाक़िस तज्ज़िये की रोशनी में लोगों को ये ख़बरदार कर रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा, बुरे काम का बुरा अंजाम होगा। लेकिन हमारी उस वक्त किसी ने सुनी नहीं। उस वक्त भी 2018 में भी मीडिया पर बहुत सी पाबंदियां आयद थीं और जो लोग ये कहते थे जी कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट कह देती थी ये तो गद्दार हैं, ये तो एंटी पाकिस्तान है। अब जनाब आया 2023 और 2024 में हम एक और इलेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप ज़रा 2018 के इलेक्शन से पहले के हालात और आज के हालात को ज़रा आमने सामने रखे, थोड़ा तजिया करें। एक दफ़ा फिर वही 2018 वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ थोड़े से नए अंदाज में और कुछ मुख्तलिफ करैक्टर्स के साथ दोबारा रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा फिर एक पार्टी जो है उसके बारे में ये एक तासुर कायम कर दिया गया कि ये पार्टी है जी जिसने इक़्तिदार में आना है, और जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के उस पार्टी की तरफ आ रहे हैं, उस पार्टी में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो जो 2018 में जिस बंदे के बारे में सबको पता था ये प्राइम मिनिस्टर होगा, वो है जी जेल में। और अब 2024 के इलेक्शन के बाद जिस आदमी के बारे में सबको ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ये है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो जेल में भी था, फिर वो जलावतन भी हो गया, फिर पाकिस्तान वापस भी आ गया और अब वो अदालत से ज़मानत पे है। मैं नाम नहीं ले रहा, आपको सब पता है। और मेरा मकसद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद करना और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो 2018 में हुआ वो गलत हुआ और उस वक्त भी हमने उसको गलत कहा, और जो अब हो रहा है 5 साल के बाद ये एक दफ़ा फिर पुरानी गलती को दोहराया जा रहा है और हम एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और इस मर्तबा ये जो गलती हो रही है ना, इसका अंदाज़ा आपको 3 या 4 साल के बाद नहीं होगा, 1.5-2 साल के बाद ही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये मैं किस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। देखें, ये जो होती है ना जबरी नाअहलियाँ और पाबंदियाँ, ये किसी मसले का हल नहीं होती। तो पाकिस्तान में अगर हम जबरी नाअहलियों और पाबंदियों की तारीख का जायज़ा लें तो ये पता चलता है
कि जो भी पाकिस्तान के आइन को अपने बूट की नोक पे लिखता है और आइन को पामाल करके किसी को जबरी तौर पे नाअहल कर देता है, किसी पर पाबंदी लगा देता है, वो वक्ती तौर पे तो यही समझता है कि वो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहा है, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा रहा होता है। और जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जबरी तौर पे नाअहल किया जाता है, वो दोबारा वापस आ जाते हैं। तो अब ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसके लिए आपको थोड़ी सी पाकिस्तान की तारीख का जायज़ा लेना, और ये बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग तारीख है कि अब 2023 में मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि अब आप जिसको डिसक्वालीफाई करने जा रहे हैं और आप अगर किसी पर पाबंदी लगाने का मंसूबा बना रहे हैं तो ये नाकाम हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की वो तारीख जिससे हमारे जो साहिबान इख्तियार हैं, जिनके पास ताकत होती है, वो सबक नहीं सीखते। शुरू करते हैं जी 1948 से। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, इसका सिलसिला पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही जो पाकिस्तान की फाउंडर पार्टी थी ना, मुस्लिम लीग, इसने पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद शुरू कर दिया था। और जो उस वक्त हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, तो वो एक कानून लेके आए थे, परोडा का कानून लेके आए थे। परोडा के कानून के तहत उन्होंने सबसे पहले जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे अयूब खोड़ो साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से था और सिंध वो सूबा था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की। कोई ख्याल नहीं किया लियाकत अली खान साहब ने, और अयूब खोड़ो को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवा दिया। और फिर अयूब खोड़ो साहब ने शरीफुद्दीन पीरजादा साहब को अपना वकील बनाया, और वो जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा था, वो अदालत के ज़रिए डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई और अयूब खोड़ो साहब दोबारा सिंध के चीफ मिनिस्टर बन गए। और फिर उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ वही परोडा का कानून इस्तेमाल किया। अच्छा, ये सिर्फ सिंध में नहीं हुआ, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे इफ्तिखार महमूद साहब, उनके भी लियाकत अली खान साहब खिलाफ थे, उन पर भी परोडा लगा दिया, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। इफ्तिखार महमूद साहब का मुकदमा किसने लड़ा? हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने, जो कि यूनाइटेड बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। और आप ज़रा सोचें कि ये जब पाकिस्तान बनने के 3-4 साल बाद हालात क्या थे कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, उसको डिस्क्वालीफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसका केस कौन लड़ रहा है? एक बंगाली पॉलिटिशियन और एक बंगाली कानूनदान हुसैन शहीद सोहरवर्दी। और सोहरवर्दी साहब ने भी इफ्तिखार महमूद साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको अदालत से ख़त्म करवा दिया। और उसके बाद ये सिर्फ 2 बंदे नहीं डिस्क्वालीफाई हुए थे, और भी बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई करवाए थे। और मुस्लिम लीग ही मुस्लिम लीग के साथ लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ थी। लिहाजा ये जो आपस की लड़ाइयाँ थीं, इन लड़ाइयों का बहुत से लोग फ़ायदा उठाते रहे। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो गवर्नर जनरल बनते रहे। सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी गवर्नर जनरल बन गए, और फिर फ़ायदा उठा के गवर्नर जनरल साहब जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ को, जनरल अयूब खान को अपने साथ मिलाया और उसके साथ मिल के पाकिस्तान में कू कर दिया। उन्होंने पहला मार्शल लॉ लगा दिया जी 1958 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पाकिस्तान के जो पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट थे वो, उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर पता किसको बनाया? मार्शल लॉ लगाने के बाद आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। और जब उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो अयूब खान ने सोचा कि फ़ौज का सरबराह मैं हूँ और ताकत का मंबा जो है वो मैं हूँ, और प्रेसिडेंट ये सिकंदर मिर्ज़ा बन गया। तो उन्होंने जनाब 3-4 दिन के बाद उन्होंने जनाब उसको, सिकंदर मिर्ज़ा को फारग कर दिया और ख़ुद इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। अब अयूब खान साहब जो हैं, उनको वो तमाम सियासतदान बहुत बुरे लगते थे जो कहते थे 1956 का आइन बहाल करो। तो 1956 का आइन जो है, उसके तमाम जो हामी पॉलिटिशियंस थे, उनको अयूब खान साहब ने डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक नया कानून बनाया, उसका नाम था एब्डो। और एब्डो जनाब उन्होंने किस पे लगाया? सबसे पहले उन्होंने हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे एब्डो लगाया, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थे। 1956 में वो कुछ अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो उन्होंने हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं उन पे एब्डो लगाया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, और भी बहुत से सियासतदानों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। उसमें एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, उनको भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया।
अकबर बुगटी साहब जो हैं उनको भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, और एक लंबी फहरिस्त है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान जो हैं उनको अयूब खान ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और इसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उन पर गद्दारी का मुकदमा भी कायम किया। एक तो उनको एबडो के तहत डिस्क्वालीफाई किया, बाद में उनको गद्दारी के मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया। और हालांकि जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब हैं वो 1946 की जो करारदाद दिल्ली है वो पेश करने वाले सियासतदान थे, जिन्होंने कि रजा कराना तौर पे ये कहा कि हम जो बंगाल है इसको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा, अब ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद 1965 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया, जिसमें एक दफ़ा फिर धांधली करके मोहतरमा फातिमा जना को भी हरा दिया गया, और यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ जनरल अयूब खान का। और उसने उसके बाद जो सियासी मुखालफिन थे बहुत से, उन सब को जेलों में डाला और उनके खिलाफ एक तहरीक चल गई। अब हम आ जाते हैं जी 1970 के इलेक्शन पे। उसकी तफसील हम आपको पहले एक वीलॉग में बता चुके हैं। और 1970 का जो इलेक्शन है उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने जी प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता है कि वो पहले पाकिस्तान के सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि 1970 का जो मार्शल है उसको ख़त्म करने के लिए एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। मार्शल रेगुलेशन को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ही ख़त्म कर सकता है, लिहाजा कुछ अरसे के लिए वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने। फिर उन्होंने 1973 का आइन मंजूर करवाया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कुछ जो सियासतदान थे उनके मुखालिफ उन पर मुकदमात भी बनाए, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। जो एक पार्टी पे पाबंदी लगी उसकी बात मैं बाद में करूँगा। 77 में जनरल ज़िया-उल हक आ गए, उन्होंने भी कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो जब उनको सबूत नहीं मिले ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, तो उन्होंने उसको फांसी लगा दिया। अब आप आ जाए जी, ये जो 1973 का आइन है इसमें एक शिक है 62(1)F। ये जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं ये 1985 की असम्बली के ज़रिए लेके आए थे, और इन्होंने इस 62(1)F को शामिल किया था आइन में कि जी किस तरह सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उसके बाद फिर ये जो शिक है ये लगाने की कोशिश की गई 1990 में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई तो उन पर सदारती रेफरेंस दायर हुए, लेकिन इस शिक के तहत उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सका। और उसके बाद ये मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहे, डिस्क्वालिफिकेशंस होती रहीं। और उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको डिस्क्वालीफाई किया तौहीन अदालत में, और इनके खिलाफ जो एप्लीकेंट थे वो थे नवाज शरीफ साहब। उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए, 62(1)F लगी इन पे, और वो थे नवाज शरीफ साहब। यानी कि नवाज शरीफ ने पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करवाया और बाद में फिर पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F लगा के डिस्क्वालीफाई कर दिया। और उसके बाद पिछले साल आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया, और अब एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है हमें क्या बताती है? आपने अपने 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कत्ल करवा दिए और 4 प्राइम मिनिस्टर आपने डिस्क्वालीफाई किए। कत्ल होने वाले कौन कौन हैं? सबसे पहले लियाकत अली खान, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक जुडिशल मर्डर होता है, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका भी मर्डर होता है। डिस्क्वालीफाई आपने किस किस को किया? आपने हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब को डिस्क्वालीफाई किया, जो कि बंगाल के बहुत एक रिस्पेक्टेबल और इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान थे। उनको आपने सबसे पहले डिस्क्वालीफाई किया, और उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, आज भी बांग्लादेश में वो हुक्मरान जमात है। ये जो अवामी लीग है ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने 1949 में बनाई थी। अगर आप उनको डिस्क्वालीफाई ना करते, उनको पाकिस्तान से जलावतन ना करते, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने में कामयाब हो जाते। फिर आपने डिस्क्वालीफाई किया यूसुफ रज़ा गिलानी को, फिर आपने डिस्क्वालीफाई किया नवाज शरीफ को, फिर आपने डिस्क्वालीफाई किया इमरान खान को। आपको क्या मिला? तो जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था 2017 में, और 2018 में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और फिर कुछ अरसे के बाद उनको जबरी तौर पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, तो उस वक्त जब हम ये कहते थे ये गलत हो रहा है,
तो ये उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हामी थे वो कहते थे जी इन्होंने तो पैसे पकड़े हुए हैं, ये तो लिफाफा साफ़ी हैं। आज वही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अब उनकी पार्टी में बहुत से इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया जा रहा है और अब वो जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। तो अर्ज सिर्फ ये करना है कि हमने आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख बता दी है। सबसे पहले पाकिस्तान में अयूब खोड़ो को डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई और जो आखिरी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया वो नवाज शरीफ साहब थे और उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब आपने दोबारा करना है डिस्क्वालीफाई इमरान खान साहब को और 2.5 साल बाद 3 साल के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अब अगले इलेक्शन में, ये इलेक्शन भी 2018 के इलेक्शन की तरह फेल हो जाएगा और इसके नतायज भी बहुत संगीन होंगे। इसलिए अर्ज सिर्फ ये करना है कि पाकिस्तान में हमारे पास जो एक सियासी तारीख अवेलेबल है, किताबों की सूरत में मौजूद है, उसके बहुत से किरदार अभी तक ज़िंदा हैं। वो सारे किरदार जो हैं वो अपनी अपनी जो उन्होंने माजी में गलतियां की हैं उनसे सबक सीखने की कोशिश करें, ना कि अपनी गलतियां दोहराते जाएं। जिस तरीके से 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई वो भी गलत थी और अब जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन को मैनिपुलेट करके और पहले से ही सबको पता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो ये दोबारा गलती की जा रही है। और जिस तरह हमें 2018 में पता था कि ये बुरे काम का बुरा अंजाम होगा, इसी तरह हमें अब 2023 में पता है कि ये जो 2024 में गलत काम होने वाला है इसका बुरा अंजाम है। तो इसको माइंड ना करें, बुरा ना मनाएं। ये जो हमने गुस्ताखाना गुफ्तगू की है, सिर्फ अर्ज़ ये करना है कि पाकिस्तान में एक आइन भी है और जो भी इस आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, इस आइन को अपने बूटों तले रौंदेगा, उसका मुकद्दर जो है ना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका मुकद्दर जो है वो रुसवाई है। तो ये जो रुसवाइयों का सौदा है, इससे परहेज़ ही करें तो बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।